सो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो दोस्तों, सोचो एक ऐसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो सिर्फ टोकन बनाकर हाइप क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि एक पूरी रियल दुनिया की इकोनॉमी बनाने जा रहा है, जहां टोकन सिर्फ वॉलेट में पड़े नहीं रहेंगे, बल्कि डेली लाइफ में यूज भी होंगे, शॉपिंग में, पेमेंट्स में, रियल ट्रांजैक्शंस में। और सबसे शॉकिंग बात यह है गाइस, ये प्रोजेक्ट सिर्फ इकोसिस्टम नहीं बना रहा है, ये फ्यूचर के लिए एक सिक्योरिटी सिस्टम भी बना रहा है। क्वांटम कंप्यूटर्स के एरा के लिए अगर सिक्योरिटी टूट गई तो ट्रस्ट भी टूट जाएगा, और अगर ट्रस्ट टूट गया तो पूरा सिस्टम गिर जाएगा। इसलिए इंटरलिंक एक साथ दो चीजें बना रहा है, रियल एडॉप्शन और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। आज का वीडियो सिंपल नहीं है। आज हम समझेंगे कि इंटरलिंक इतना बड़ा इकोसिस्टम क्यों बिल्ड कर रहा है और क्वांटम रेसिस्टेंट ब्लॉकचेन का मतलब क्या होता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना गाइज, क्योंकि लास्ट पार्ट में ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लॉन्ग टर्म गेम चेंज कर सकता है। सोर्स एंड कॉन्टेक्स्ट। ये एक्सप्लेनेशन बेस्ड है एक ऑफिशियल पोस्ट पर जो इंटरलिंक लैब्स ने एक्स हैंडल पर शेयर किया है। उस पोस्ट का मेन मैसेज सिंपल था, यूटिलिटी बिना सिक्योरिटी के वीक है और सिक्योरिटी बिना एडॉप्शन के यूजलेस है। और इसी साइकोलॉजी पर इंटरलिंक का पूरा मॉडल बिल्ड हो रहा है। यानी सिर्फ टोकन बनाना उनका गोल नहीं है, सिर्फ सिक्योरिटी बनाना भी उनका गोल नहीं है, दोनों एक साथ बनाना है। टोकन वर्सेस इकोनॉमी। ज्यादातर क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स क्या करते हैं? टोकन लॉन्च करते हैं, लिस्टिंग करते हैं, प्राइस पंप होता है, फिर इंटरेस्ट कम हो जाता है। लेकिन इंटरलिंक का अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट है। वो टोकन नहीं बना रहे हैं, वो एक रियल इकोनॉमी बना रहे हैं। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां टोकन का रियल यूज हो। रियल इकोनॉमी कॉन्सेप्ट पोस्ट में क्लियरली बोला गया, लार्ज रियल इकोनॉमी, नॉट जस्ट अ टोकन। इसका मतलब क्या है? टोकन सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं, टोकन सिर्फ होल्डिंग के लिए नहीं, टोकन रियल यूज हो। और यूज कहां होगा? आपकी डेली लाइफ में। 10,000 प्लस पेमेंट पॉइंट विजन। पोस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, 10,000 प्लस ग्लोबल पेमेंट पॉइंट्स। सोचो इसका मतलब क्या है? अगर एक इकोसिस्टम में इतने पेमेंट पॉइंट्स हो जाएं तो टोकन सिर्फ डिजिटल असेट बन के नहीं रह जाता, वो मनी जैसा फील होने लगता है। एवरीडे ट्रांजैक्शन विजन। पोस्ट में क्लियरली बोला गया, टोकन को एवरीडे ट्रांजैक्शन में यूज करना गोल है। मतलब शॉपिंग, सर्विसेज, डेली पेमेंट्स, और ये सब लॉन्ग टर्म विजन का एक पार्ट है। इकोसिस्टम कंपोनेंट्स। इंटरलिंक का इकोसिस्टम सिर्फ एक ऐप नहीं है, उसमें मल्टीपल लेयर्स हैं। इंटरलिंक चेन, इंटरलिंक आईडी, ITLX वॉलेट, एक्सचेंज, ग्लोबल पेमेंट और फ्यूचर वीजा इंटीग्रेशन। यानी पूरा स्ट्रक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड है। इंटरलिंक चेन लेयर 1। इंटरलिंक चेन एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है। ये बैकबोन है पूरे इकोसिस्टम का। जैसे हाईवे होता है जहां सारी गाड़ियां चलती हैं, यहां सारे ट्रांजैक्शंस चलेंगे। इंटरलिंक आईडी ह्यूमन वेरिफिकेशन। इंटरलिंक आईडी का रोल सिंपल है गाइस, रियल ह्यूमन को वेरीफाई करना। इससे इकोसिस्टम में बॉट्स का एंट्री कम होता है और ट्रस्ट बिल्ड होता है। ITLX वॉलेट एंड एक्सचेंज। वॉलेट का रोल बहुत सिंपल है, होल्ड, मैनेज, यूज। और एक्सचेंज का रोल है लिक्विडिटी, ट्रांजैक्शन, यूटिलिटी। यानी पूरा फाइनेंशियल लूप क्रिएट हो रहा है यहां पर। ग्लोबल पेमेंट इंटीग्रेशन। पोस्ट में मेंशन था ग्लोबल पेमेंट इंटीग्रेशन और फ्यूचर में वीजा इंटीग्रेशन। यानी एम है टोकन को ग्लोबल पेमेंट सिस्टम से कनेक्ट करना। प्राइवेट मेननेट फोकस। अपकमिंग प्राइवेट मेननेट का भी मेंशन था और उसकी 3 की क्वालिटीज थी, हाई थ्रूपुट, लो लेटेंसी, फिक्स्ड फीस। यानी फास्ट, स्मूथ, प्रिडिक्टेबल सिस्टम। पेमेंट स्केल ऑप्टिमाइजेशन। मेननेट स्पेसिफिकली पेमेंट्स के लिए ऑप्टिमाइज किया जा रहा है। यानी सिस्टम का फोकस ट्रेडिंग नहीं है, ट्रांजैक्शन है। रिजर्व ग्रेड डिजाइन का मतलब क्या है? पोस्ट में एक लाइन थी जो बहुत डीप मीनिंग कैरी करती है, रिजर्व ग्रेड डिजाइन। ये सिंपल मार्केटिंग वर्ड नहीं है गाइस, इसका मतलब है टोकन को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एसेट की तरह नहीं देखा जा रहा है, बल्कि लॉन्ग टर्म वैल्यू स्कोर की तरह डिजाइन करना पड़ रहा है। मतलब सिस्टम ऐसा बनाया जा रहा है जहां सप्लाई कंट्रोल हो, डिमांड नेचुरल हो और वैल्यू आर्टिफिशियली क्रिएट ना की जाए। इंटरलिंक का फोकस प्राइस पंप पर नहीं है, उनका फोकस है स्ट्रक्चर बिल्ड करने पर। अगर स्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा तो वैल्यू नेचुरली बिल्ड होगी। और इसीलिए पोस्ट में क्लियरली मेंशन था, स्कार्सिटी, एंटी इन्फ्लेशन मैकेनिज्म, हाल्विंग, बर्निंग। ये सब रैंडम चीज नहीं है दोस्तों, ये सब मिलकर एक इकोनॉमिक बैलेंस क्रिएट करती हैं। सोचो एक सिस्टम जहां टोकन्स अनलिमिटेड हो तो क्या होगा? वैल्यू गिरती रहेगी। लेकिन जब सप्लाई कंट्रोल में होती है तब टोकन की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगती है। इंटरलिंक इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है फिलहाल।
स्कार्सिटी का रियल मीनिंग। स्कार्सिटी का मतलब होता है लिमिटेड होना। जब कोई चीज लिमिटेड होती है तो उसकी वैल्यू नेचुरली इंक्रीज होती है। पोस्ट में मेंशन था कि इंटरलिंक टोकन को स्कार्सिटी के कॉन्सेप्ट के साथ डिजाइन किया गया है। मतलब सप्लाई रैंडम नहीं होगी, कंट्रोल्ड होगी, और ये कंट्रोल आर्टिफिशियल नहीं होगा, सिस्टमैटिक होगा। ये चीज लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर टोकन का फ्लो अनकंट्रोल्ड हो गया तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। एंटी इन्फ्लेशन मैकेनिज्म। इन्फ्लेशन का मतलब बहुत सिंपल है गाइस, ज्यादा सप्लाई डिमांड कम तो वैल्यू गिरती रहेगी। इसलिए इंटरलिंक ने एंटी इन्फ्लेशन मैकेनिज्म यूज किए हैं। ये इंश्योर करता है कि टोकन बस डिस्ट्रीब्यूट ना हो, टोकन का वैल्यू स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। पोस्ट में यह भी मेंशन था कि सप्लाई वेरीफाइड ह्यूमंस से टाइड है, यानी सिस्टम आर्टिफिशियल एक्टिविटी से ग्रो नहीं कर पाएगा। हाल्विंग और बर्निंग का रोल। हाल्विंग का कॉन्सेप्ट होता है कि टाइम के साथ साथ टोकन इशुएंस स्लो हो जाता है। बर्निंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कुछ टोकन्स परमानेंटली सिस्टम से रिमूव कर दिए जाते हैं। इन दोनों का इफेक्ट क्या होता है? सप्लाई कम होती है, स्कार्सिटी बढ़ती है, और ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी क्रिएट करती है। पोस्ट में ये क्लियर था कि ये सब फीचर्स इकोसिस्टम को हेल्दी बनाने के लिए हैं। रियल ह्यूमन से लिंक्ड सप्लाई। एक और पावरफुल पॉइंट था इस पोस्ट में गाइस, सप्लाई वेरीफाइड रियल ह्यूमन से लिंक्ड है। मतलब नो बॉट्स, नो फार्म्स, नो आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन, यानी सिस्टम रियल पार्टिसिपेशन पे डिपेंड करेगा। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है, क्योंकि जब सिस्टम बॉट से ग्रो करता है तो वो फेक ग्रोथ होती है, लेकिन जब रियल ह्यूमन से ग्रो करता है तो वो सस्टेनेबल ग्रोथ होती है। कंपनीज ओपन मार्केट से टोकन लेती हैं। पोस्ट में एक और इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट की थी, कंपनीज टोकन डायरेक्टली कोर टीम से नहीं लेते हैं, वो ओपन मार्केट से एक्वायर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रांसपेरेंसी, डिमांड ड्रिवन मॉडल, यानी कोई हिडन एलोकेशन नहीं। इससे इकोसिस्टम में ट्रस्ट बिल्ड होता है और एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि सिस्टम ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो कर रहा है। डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी। जब कंपनीज ओपन मार्केट से टोकन बाय करती हैं तो डिमांड नेचुरली क्रिएट होती है, और जब डिमांड नेचुरल होती है तो वैल्यू आर्टिफिशियली मैनिपुलेट नहीं हो सकती। इसलिए पोस्ट में क्लियरली मेंशन था ट्रांसपेरेंट डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी, यानी इकोसिस्टम का बेस स्पेकुलेशन नहीं, रियल पार्टिसिपेशन से है। क्वांटम थ्रेट्स क्या होते हैं? सो गाइस, पोस्ट में एक टर्म मेंशन हुआ था, क्वांटम रेसिस्टेंट फ्यूचर। आज के टाइम पर नॉर्मल कंप्यूटर्स इंस्क्रिप्शन को ब्रेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में जब क्वांटम कंप्यूटिंग पावरफुल हो जाएगा तो ट्रेडिशनल क्रिप्टोग्राफी रिस्क में आ सकती है। और अगर सिक्योरिटी ब्रेक हो गई तो वॉलेट अनसेफ हो सकते हैं, ट्रांजैक्शंस अनसेफ हो सकती हैं, और ट्रस्ट कोलैप्स हो सकता है। और ट्रस्ट कोलैप्स हुआ तो सिस्टम खत्म हो जाएगा गाइस। इसीलिए इंटरलिंक इस प्रॉब्लम को पहले से ही सीरियसली ले रहा है। आज जो ब्लॉकचेन सिक्योर लगता है वो फ्यूचर में एक्सपोज्ड हो सकता है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर्स नॉर्मल कंप्यूटर से लाखों गुना पावरफुल होते हैं। और अगर इंस्क्रिप्शन ब्रेक हो गया तो वॉलेट हैक होंगे, ट्रांजैक्शन मैनिपुलेशन हो सकती है, आइडेंटिटी थेफ्ट होंगे, सब पॉसिबल हो सकता है गाइस। इसीलिए इंटरलिंक का फोकस सिर्फ आज पर नहीं, फ्यूचर पर भी है। इफ सिक्योरिटी ब्रेक्स, ट्रस्ट कोलैप्सेस। पोस्ट में एक लाइन थी जो सब कुछ समराइज करती है, इफ सिक्योरिटी ब्रेक्स, ट्रस्ट कोलैप्सेस। और क्रिप्टो का बेस ही ट्रस्ट होता है गाइस। अगर लोग सिस्टम पर ट्रस्ट लूज कर देते हैं तो यूजर्स छोड़ के चले जाते हैं, एडॉप्शन रुक जाता है, वैल्यू गिर जाती है। इसीलिए सिक्योरिटी कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, यहाँ पर ये एक फाउंडेशन होती है, और इंटरलिंक इस फाउंडेशन को फ्यूचर प्रूफ बनाने की प्लानिंग कर रहा है। टॉप क्रिप्टोग्राफर्स का रोल। पोस्ट में मेंशन था इंटरलिंक टॉप क्रिप्टोग्राफर्स को असेंबल कर रहा है। ये काफी बड़ा सिग्नल है गाइस, क्योंकि इसका मतलब है सिस्टम को प्रोफेशनल लेवल पर सिक्योर किया जा रहा है। ये कोई नॉर्मल कोडिंग टीम का काम नहीं होता है। क्रिप्टोग्राफी एक हाईली स्पेशलाइज्ड फील्ड होती है, और अगर किसी प्रोजेक्ट में सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का स्ट्रॉन्ग फोकस हो तो वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग का साइन होता है गाइस। NIST स्टैंडर्ड्स का इंपॉर्टेंस। पोस्ट में यह भी मेंशन हुआ था गाइस, क्वांटम रेसिस्टेंट मैकेनिज्म NIST स्टैंडर्ड के अलाइंड होंगे। NIST एक ग्लोबल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड डिफाइन करता है। मतलब सिक्योरिटी डिजाइन रैंडम नहीं होगा, ग्लोबल बेंचमार्क फॉलो करेगा। ये चीज सिस्टम को इंस्टीट्यूशनल लेवल पर क्रेडिबिलिटी देती है। वॉलेट प्रोटेक्शन फॉर डेकेड्स। पोस्ट में एक पावरफुल फ्यूचर विजन था, प्रोटेक्टिंग वॉलेट एंड एसेट फॉर डेकेड्स, यानी फोकस सिर्फ आज के 1-2 साल का नहीं है, 10 से 20 साल का विजन है। अगर कोई सिस्टम लॉन्ग टर्म सिक्योर है
तभी लोग उसमें लॉन्ग टर्म ट्रस्ट करते हैं। यूटिलिटी प्लस सिक्योरिटी इज इक्वल टू रियल पावर। वीडियो के स्टार्ट में जो लाइन थी गाइस, यूटिलिटी बिना सिक्योरिटी फ्रेजाइल होती है, सिक्योरिटी बिना एडॉप्शन मीनिंगलेस होती है। अब इसका डीप मीनिंग समझ आता है गाइस। सिर्फ यूज केस होने से सिस्टम सेफ नहीं होता और सिर्फ सिक्योर होने से सिस्टम ग्रो नहीं करता। दोनों का बैलेंस ही रियल स्ट्रेंथ होता है। वी आर नॉट बिल्डिंग फॉर हाइप साइकिल। पोस्ट का फाइनल लाइन सबसे पावरफुल था गाइस। वी आर नॉट बिल्डिंग फॉर हाइप साइकिल्स, मतलब फोकस प्राइस पर नहीं है, स्ट्रक्चर पर है। और ये डिफरेंस ही प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में डिवाइड करता है। ह्यूमन बैक्ड इकोसिस्टम विजन। फाइनल मैसेज क्लियर था। इंटरलिंक एक ह्यूमन बैक्ड इकोसिस्टम बना रहा है, यानी सिस्टम का बेस है रियल पीपल, रियल यूसेज, रियल पार्टिसिपेशन। ये अप्रोच स्लो हो सकती है लेकिन स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा होती है। सो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनको क्रिप्टो में इंटरेस्ट हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आप ऐसे अपडेट मिस ना कर पाओ। सो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर।